2024 का इलेक्शन हमारे आंखों के सामने है। सवाल ये उठता है कि हर बार की तरह, अच्छा बहुत लोग ये होते हैं पैसिवली, यार क्या फायदा वोट देने का, होता कुछ नहीं, नथिंग चेंज। जब तक कि हमारा ये एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, वाकई कुछ चेंज नहीं होगा। चेंज ना होने की वजह ये है कि हमने समाज में उस तरह से काम नहीं किया। वोटिंग परसेंटेज, इलेक्शन कमीशन की आप रिपोर्ट उठा के देखिए, व्हाट इज द करंट वोटिंग परसेंटेज ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, और उसमें शऊरी तौर पे वोट कितने लोग दे रहे हैं। तो जब तक कि वो कैंपेन हम रन नहीं करेंगे और वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अदा नहीं करेंगे, तो ये तो ख्याली पुलाव वाली बात है कि हम सोच रहे हैं कि बैठे बैठा कुछ बिरयानी बन के घर से आ जाए, और ना आपको मसाला खरीदना है, ना देग चढ़ानी है, ना चावल बनाना है, तो कुछ मेहनत करनी नहीं है, तो कोई मुंह में आके परोसने नहीं वाला है। तो कोई चेंज लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इसी की कोशिश जो है वो अलग अलग जगहों पे की जा रही है। यहाँ पे भी इस तरह के लोग काम कर रहे हैं, इसकी कोशिश हो रही है, और इंशाल्लाह जो स्पीकर्स हैं वो लोग आएंगे, इसके ऊपर आपके सामने कुछ बातें रखेंगे। तो मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर मौजूद है, माहौल को थोड़ा सा चेंज कर देंगे हमारे एक साथी आसिफ भाई, तो मैं उनको चाहूंगा कि मैं आवाज़ दूँ और उनसे रिक्वेस्ट है कि इंसानियत के ऊपर, एकता के ऊपर कुछ शायरी से जो है वो हमारे सामने अपने विचार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद जी। एक सोच बनी है हमारी कि न जाने बादलों के दरमियां कैसी साजिश हुई, न जाने बादलों के दरमियां कैसी साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। मतलब ये मेंटेलिटी बन चुकी है कि हम क्या करें, हमारा घर मिट्टी का था, बारिश हुई। अब आपने एहतियात क्या किया? और अगर हम इससे निकलते हैं तो हमारी दूसरी सोच ये होती है कि न जाने किसकी दुआओं का असर है मुझ पर, न जाने किसकी दुआओं का असर है मुझ पर, कि डूबता हूं मैं, दरिया उछाल देता है। ये दोनों शेर पूरी जिंदगी को लाके हमारे पर पूरी जिंदगी के दरमियान में है। अब पहले वाले क्या आते हैं कि न जाने बादलों के दरमियान कैसी साजिश हुई, तो साजिश बादलों में हमेशा होती रहेगी, और हमें उस साजिश से निकलने के लिए हमारी पहली कोशिश ये होगी कि हम अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए हमने क्या कोशिशें की। अगर हम खामोश रहे, यकीन करिए हम अपनी नस्लों के दुश्मन होंगे। जय हिंद दोस्तों, घूमता आईना से मैं इंग्लिश खान एक बार फिर आपकी दुआओं के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। इस वक्त मैं मीरा रोड के सेंट हैरिस स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर हम भारतीय संस्था द्वारा एक सेमिनार रखा गया है जिसको नाम दिया गया है अवेयरनेस 2024। जी हाँ दोस्तों, 2024 के इलेक्शन के मद्देनज़र ये सेमिनार रखा गया है। इस सेमिनार में नफरत की राजनीति के ख़िलाफ़ एकता और भाईचारा, महंगाई और बेरोज़गारी से हमारा छुटकारा, देश और संविधान की रक्षा, साथ ही वोटर आईडी कार्ड का कैंपेन, ये सब चीज़ें इस सेमिनार में रखी गई हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस पूरे सेमिनार पर कि कौन कौन मेहमान आए और किस किस ने क्या अपने विचार रखे। तो चलिए देखते हैं इस सेमिनार को एक नज़र में। हम भारती का निर्माण डॉक्टर साहब ने जिस उद्देश्य से किया, उनको इकबाल भाई और आप ही सभी लोगों ने साथ दिया, और आज इस मीरा भाईंदर शहर में हम भारती एक सेकुलर प्लेटफॉर्म लेके, सेकुलर विचारधारा लेके, एक आइडियोलॉजी के साथ में, सिद्धांत के साथ इस शहर में सभी जाति धर्म को, पंथों को और स्टेट को साथ में लेके जाने का काम कर रही है। आज जो देश में, अपने शहर में, देश से लेकर अपने शहर में जो हालात है, जात जात में दुराव पैदा हुआ है, धर्म धर्म में दुराव पैदा हुआ है, स्टेट स्टेट में दुराव पैदा हुआ है, और इन सभी लोगों की भाईचारा करने के लिए, साथ में करने के लिए एक हम भारती एक छोटा सा काम करने निकली है। और उसी की घड़ी को लेके आज का इस प्रोग्राम में आज कितना लोग है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि एक गांधी विचारधारा इस देश में आई और उन्होंने इस देश को, हिंदुस्तान को, इस भारत को, इस
इंडिया को स्वतंत्र करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वही इस अपने शहर में आपको सबको पता होगा, अपने शहर के लिए कुछ अलग अलग नहीं है। अपने शहर में भी जातिवाद बढ़ चुका है, धार्मिक शक्ति, जातिवादी शक्ति बढ़ चुकी है, और उसका नतीजा 2014 के बाद में इस शहर में, आप देश की बात कर रहे नहीं, मैं चलता शहर की बात करें तो शहर में भी वही वातावरण है। आज लोग रूम लेने से पहला रूम लेने आते हैं, तो रूम लेने के टाइम में लोग ये सोचते थे कि रूम में जिधर रूम लूं वो रूम स्टेशन से नजदीक है क्या, वॉकिंग डिस्टेंस पर है क्या, उधर पानी है क्या, आजू बाजू में स्कूल है क्या, आजू बाजू में मार्केट है क्या, अच्छे लोग रहते हैं क्या। लेकिन आज की परिस्थिति अलग है। आज लोग रूम लेने से पहले उस कॉम्प्लेक्स में, उस सोसाइटी में, उस बिल्डिंग में जाते हैं तो उधर नेगलेक्ट देते हैं कि मेरे कास्ट के, मेरे जात के, मेरे धर्म के लोग हैं क्या। इसका मतलब है इन लोगों ने जाति जाति में, धर्म धर्म में, स्टेट स्टेट में एक दुरावा पैदा किया है, और उस दुरावा से आपका, मेरा, समाज का, किसी का भी नुकसान के सिवा कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए एक भाईचारा निर्माण करना, समानता लाना, एक दूसरे के साथ में मानवता का नाता या भावना निर्माण करना, यह काम भारती का और यह सभी लोगों का काम है। इसके लिए आज की बेटी आम भारती इस मीरा भाईंदर शहर में आज लगता है कि नया नगर से, लेकिन हम भारती के सभी टीम को विश्वास दिलाते कि बहुत ही जल्द इस शहर में, वो भाईंदर वेस्ट हो, उत्तर हो, ईस्ट हो, करकिया हो, काशीमीरा हो, या इसके कोई भी जितना नया नगर छोड़ के जो एरिया है, इसमें भी हम भारतीय एक अच्छी तरह से काम करेगी और भाईचारा निर्माण करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे जो मेन मुद्दे है कि ये जो मुद्दे लिखे हैं, ये मुद्दे अपने लिए क्या जरूरत है और उसकी जन जागृति करना क्यों जरूरत है, ये बताएंगे। यहाँ पे मेरे को बोलने के लिए संधि दिया, इसलिए सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। विदाउट फर्दर अडू मैं शाकिर शेख साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सामने कुछ बातें रखें। शाकिर शेख साहब इज सेक्रेटरी ऑफ जमात इस्लामी हिंद मुंबई। अस्सलाम वालेकुम। अरे साथियों, आज ये जो प्रोग्राम है मुझे लगता है कि ये बहुत अजीबोगरीब प्रोग्राम है। देश में शायद पिछले 76 सालों में इस तरह के प्रोग्राम करने की शायद जरूरत नहीं पड़ी होगी। यानी आज हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि हम लोगों को इसलिए तैयार करें कि वो वोटर रजिस्ट्रेशन कराए, अपना नाम रजिस्टर कराए, ताकि जो माहौल इस पूरे देश में बना है ये 9 सालों में ये फाशिस्ट ताकतें जब से सत्ता में आई है, तो इनका जो कारनामा है कि लोगों को हेट स्पीचेस के जरिए, मॉब लिंचिंग के जरिए, तरह तरह के लोगों में नफरतें पैदा करके आपस में लड़ाओ और अपनी कुर्सी को कायम करो। ये ऐसी हुकूमत है, ये ऐसे लोग हैं कि जिसने कभी पूरे देश के हित के बारे में नहीं सोचा। नारा तो ये था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम देख रहे हैं कि 3 या 4 लोगों के सिवा इस पूरे भारत में किसी का विकास नहीं हो रहा। प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, किसानों की हत्याएं बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, सुरक्षा का मामला है और कई ऐसी चीज। यहाँ के प्रोजेक्ट जो है वो कोई खास जगह पे जा रहा है महाराष्ट्र से। तो इस तरह का एक ऐसा माहौल इस देश में बना है कि पिछले 76 साल में
कभी ऐसे हालात इस देश में नहीं बने थे। किसी को कोई आज़ादी नहीं है, न बोलने की आज़ादी है, न गवर्नमेंट को एक जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको खुद काम करने की आज़ादी है। सारी जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ तक के हाई कोर्ट तक, सब चीजों को वो अपने तरीके से अपने सत्ता बाकी रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि ये जो पार्टी है, ये पार्टी कोई ऐसी आम राजकारणी पार्टी नहीं है। ये एक खास विचारधारा रखती है, ये एक आइडियोलॉजिकल जमात है और उसकी आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो इनके जो गुरुजी है गोलवलकर जी ने अपनी किताब में बहुत पहले लिख चुके हैं कि इस देश के जो दुश्मन है वो मुसलमान सबसे बड़े दुश्मन है। उनका कहना यह है कि आजादी के बाद जब देश का डिवाइडेशन हुआ तो इनको इनके हिस्से का देश दिया जा चुका है और अब इनके यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ अगर ये रहना चाहते हैं तो एक तो अपना मजहब बदल दे या फिर सेकंड सिटीजनशिप के हिसाब से रहे, या तो फिर इनको यहाँ से निकाल दे। गोलवलकर जी ने तो ये भी लिखा है कि हिटलर ने जो जर्मनी में ज्यूज के साथ किया था वो हमारे देश में माइनॉरिटीज के साथ करने के लिए उत्तम ऐसा एक मिसाल है। तो ये लोगों के इरादे जो है उन्होंने संविधान को पूरी तरह से खोखला बना दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इतनी मेहनत से और इतनी बड़ी टीम के साथ इस संविधान को लिखा और उसमें सारे लोगों को उन्होंने मजहब की, रहने की, पढ़ाई की, हर चीज की आजादी दी और सबको समान हक दिया। ये संविधान को इन्होंने पूरी तरह से खोखला बना दिया। तो आज भी माहौल ऐसा है, आप लोग हम भारतीय इंडिया के साथ यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी रिपोर्ट देखते रहते हैं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में ही पूरे इंडिया में ऐसी कई हजारों एनजीओ काम कर रही है। हम आप लोगों से ये चाहते हैं कि आप भी इस जिम्मेदारी को बहुत अहमियत के साथ, हमारी बहनें हो, हमारे भाई हो, अपने अपने एरिया में कम से कम हम 25 घरों को अपना एक टारगेट बनाए, अपना हदफ बनाए और वो 25 घरों के नाम वोटिंग लिस्ट में है या नहीं वो चेक करके हम वो नाम दर्ज कराए। आज दोपहर में एक मीटिंग तकरीबन 250 लोगों की गवंडी में भी थी, वहाँ पूरी की पूरी औरतें थी और वहां भी ये बात रखी गई तो औरतों ने वहां से एक हक किया कि हम यहाँ से जाने के बाद ये काम को पूरी तरह से अंजाम देंगे। तो आप लोगों से भी हम इसी लिए यहाँ आए कि आप लोग सिर्फ ये प्रोग्राम हो गया या बहुत काम चल रहा है, ये काम किसी के करने से, किसी दूसरे के करने से नहीं होगा। हर इंसान को ये काम अपना समझ के करना होगा। और हम लोग अक्सर बातें करते हैं कि दुआ कर लेते हैं, तो दुआ का भी अपना एक उसका पर्टिकुलर टाइम पे कबूल होती है। हमारे पास जो पहले अल्लाह ताला ने जो असबाब दिया है कि ओट का असबाब जो है उसका जो हमारे पास टूल है वो ओट दो, और कुछ लोग कहते हैं तो क्या होता है, किसी पे भी सिक्का मारो तो कमल के पास जाता है। ये बात भी गलत है। अभी कल वो निसार साहब जिनका हमारे सलीम साहब उसमें गए थे, उन्होंने भी वो एक आईपीएस है, रिटायर्ड आईपीएस है, बल्कि डीजी है कर्नाटक की, उन्होंने कहा कि हमने इसके पूरे एनालिसिस किए, इस तरह का कोई ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती, इल्ला ये कि जहां कोई रिमोट एरिया में कोई मशीन के अंदर कुछ लोग पहले नहीं आते किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, तो वो अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मैनेज होता है तो कुछ वोटिंग वो मार देते हैं, और अगर वोटिंग का जो पीरियड खत्म होता है उस वक्त कुछ लोग बाहर चले जाते, तो वो कुछ उस तरह का कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार नहीं आती। तो ये बड़ा करम आपसे हम गुजारिश करते हैं कि आज की स्टेज पे जो पहला काम है वो हम अपना ही नहीं बल्कि 25 घरों की जिम्मेदारी ले, और ये काम आरएसएस के बंदे बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि आरएसएस, बीजेपी एक पार्टी है, लेकिन आरएसएस उसको समाज में पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उसके लिए पूरा माहौल तैयार करती है किस तरह से इलेक्शन जीते। बहुत ही डेडिकेशन के साथ उनके बंदे काम करते हैं।
25-25 घर। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसको एज ए मिशन लेंगे और इस टारगेट को पूरा करेंगे। धन्यवाद। मैं दूसरे पहलू पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये जो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं इसमें एक हार्डवेयर है और इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर चल रहा है एंड्रॉइड का। तो ये एंड्रॉइड का जो सॉफ्टवेयर है ये इस हार्डवेयर के बगैर नहीं चल सकता। इसी के साथ साथ सॉफ्टवेयर की तरफ भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए हार्डवेयर दिखाई देता है, मैंने आपको जेब में से निकाल के मोबाइल दिखाया, लेकिन उसके अंदर चलने वाला सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता। इसी तरह से हमारे अंदर जो हमारी सोच है, जो हमारा विचार है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमारे सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। अगर उसके अंदर कोई वायरस आ जाए तो हमारा ये सिस्टम जो है वो काम नहीं कर पाता, हमारा सिस्टम मफलूज हो जाता है, फालिज हो जाता है। तो मैं जो है वो इस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बातचीत आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वक्त मैं यहाँ आया तो ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और अभी शाकिर साहब बता रहे थे कि वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। तो ये जो हम क्या कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, इसको मैं आज की एक उदाहरण से, आज की एक मिसाल से समझाना चाहता हूं। आज बहुत ही खुशी का दिन है इस लिहाज से कि 17 दिनों से जो हमारे 41 मेहनतकश मजदूर एक टनल के अंदर दबे हुए थे, वो निकल के बाहर आए। अब आप ये देखिए कि उनको निकालने के लिए क्या क्या किया गया और वो किस तरह से बाहर निकल के आए। जब वो लोग अंदर फंस गए तो उनको निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें भेजी गई। वहां पर एक डबल इंजन सरकार है, देखिए बड़ी तारीफ कर रहे थे कि वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उन्होंने पहले अपनी सारी मशीनें इस्तेमाल की, अडानी को भी वहां लगाया, लेकिन वो मसला हल नहीं हुआ। उसके बाद वो अमेरिका की तरफ गए, न्यूजीलैंड की तरफ गए, वहां से मशीनें बुलाई। इस तरह से 16 दिन गुजर गए, 16 दिन, और इनकी सारी एक्सपर्टीज फेल हो गई, इनकी सारी मशीनें फेल हो गई। और उसके बाद उनको ख्याल आया कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं, ऐसे मजदूर हैं जो कि इसको खोद के उनको निकाल सकते। और फिर उनको बुलाया गया और उनको 24 घंटे का वक्त दिया गया, और 17 घंटे के अंदर उन मजदूरों ने वो टनल खोद के अपने 41 लोगों को निकाल दिया। यानी जो काम ये लोग 17 दिन तक नहीं कर सकते, उस काम को जो है वो 16 घंटे के अंदर, 17 के ज्यादा मैंने बताया। मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आप ये बात सोचे कि हम क्या कर सकते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने आमिर खान की पिक्चर देखी होगी लगान। उसमें उसने दिखाया था कि किस तरह गांव के लोग जो है वो अंग्रेजों को हरा देते हैं। फिल्म के पर्दे पर तो आप कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये जो नासिर है, ये जो नसीम है, ये जो वकील खान है, ये जो मुन्ना कुरैशी है, इन लोगों ने तो अपनी जिंदगी में करके दिखा दिया कि जो काम अमेरिका और बरतानिया की बड़ी बड़ी मशीनें नहीं कर सकती, वो काम हम कर सकते हैं और अपने भाइयों को बचा सकते हैं। ये चीज हमको अपने सामने रखनी चाहिए कि जब इंसान के अंदर हौसला होता है, जब इंसान के अंदर हिम्मत होती है,
तो फिर बड़ी बड़ी मशीनें, ये डबल इंजन सरकारें, ये सब फेल हो जाती। और वो लोग जो अपने जोर बाजू पे भरोसा करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। खासतौर से मुस्लिम समाज में ये बात होती है कि हम माइनॉरिटी, हम क्या कर सकते हैं, हम तो हाशिए पे खड़े हुए हैं। तो हाशिए पे खड़े हुए लोग क्या कर सकते हैं, इसकी मिसाल आज सारी दुनिया में देखी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जो है वो अपने अंदर ये यकीन पैदा कीजिए, ये विश्वास पैदा कीजिए कि हम जो है वो जीत सकते हैं। अगर ये विश्वास हमारे अंदर नहीं पैदा होगा तो हम कोई मेहनत नहीं कर सकेंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि हिंदुस्तान में जो है वो एक भावना प्रधान मुल्क है। यहाँ पर लोग जो है वो दिल से सोचने का काम लेते हैं, दिमाग से सोचने का काम नहीं लेते। और यहाँ पर इलेक्शन जो है वो लहर से जीते जाते हैं। मैं नहीं कहता कि आप जो है वो अपनी वोटिंग लिस्ट पे अपना नाम ना लिखाएं, उसके बगैर तो वो कोई वोट ही नहीं दे सकेगा। लेकिन जब तक कि आप लहर नहीं चलाएंगे, कुछ लोग ये समझते हैं कि पूरा गोदी मीडिया इन फासिस्टों के साथ है, इसलिए इनके खिलाफ लहर नहीं चल सकती। दोस्तों, कल तेलंगाना में वोटिंग होने वाली है और कर्नाटक में जिस इदारे ने सबसे सही सर्वे किया था, उसका सर्वे यह आया है कि वहां पर जो रीजनल पार्टी सरकार में है वो जो है वो 99 से 35 पर उतर गई। इन लोगों ने 88 सीटें जीती, 11 लोगों को तोड़ के अपने साथ किया, 119 में से 99 पे पहुंचे। इतनी बड़ी ताकत के बावजूद जब लहर चली तो जो बीआरएस की गाड़ी थी उसके चारों पहिए पंचर हो गए और जिन लोगों ने उसको पंचर किया वो 19 पे थे, 19 से घट के 8 पे गए थे। और आज जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि वो 75 सीटें जीतने वाले हैं। तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं कि इस देश में हमारे समाज में लहर चलती है। ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि लहर नहीं चलती, लोगों की सोच नहीं बदलती। मीडिया के बावजूद, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बावजूद, सारे झूठ के बावजूद लहर चलती है। लेकिन मेरा विश्वास, मेरा यकीन मुझको आपके पास आया है और मैं चाहता हूं इसी यकीन के साथ आप यहाँ से जाएं और मेहनत करें और इस जुल्म की चक्की को रोकने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो विदाउट फर्दर अडू हमारे जो मेन चीफ गेस्ट है उनका महाजन मैम, जिनको हम सब सुनना चाहते हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगा। शी इज जनरल सेक्रेटरी ऑफ सर्व जन आंदोलन। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एड्रेस आउट। मंच पर बैठे हुए सारे तमाम नेतागण और यहाँ आए हुए अब आज जो भी राजनीतिक स्थिति है इस देश में और उसे कैसे बदलना है वो समझने के लिए यहाँ आए हुए मेरे सारे भाई बहन, शाकिर जी ने आपको बताया होगा कि क्या कोशिशें चल रही है महाराष्ट्र में। उसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी। जानना जरूरी है कि आज जो देश में रूलिंग पार्टी है, जो सियासत है, वो आजादी के बाद जितनी पार्टीज आई और जितनी सरकारें बनी, उन सब में सबसे खतरनाक क्यों? अब में से बहुत लोग उसको समझे भी होंगे कि ये खतरनाक है, लेकिन बाकी सारी पार्टियों के खिलाफ हम आज तक लड़के आए। मैं मेरी जिंदगी के 33 साल जहां मैं काम कर रही हूँ, ग्रामीण इलाकों में, खेड़ों में, देहातों में, खास करके आदिवासी इलाकों में, और वहां लगातार हम लड़ते आए। जो भी सत्ता में हो, सरकार हो, उनके खिलाफ हम लड़ते ही आए। लेकिन ये सरकार उससे बहुत अलग है, उससे बहुत खतरनाक। और वो खतरनाक इसलिए है कि उनके पास एक ढांचा है, एक डिजाइन है कि इस देश को बदलना कैसे, और वो ढांचे को बराबर साथ में लेकर चल रहे। ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात। हमने अभी हाल ही में अमृत महोत्सव आजादी का मनाया
और प्रधानमंत्री ने नारा दिया हर घर झंडा लगना चाहिए, हर घर तिरंगा लगना चाहिए। उसकी भी उनको जबरदस्ती करनी पड़ी, हालांकि तिरंगा तो हम सबके मन में है। लेकिन एक ऐसी पार्टी अमृत महोत्सवी साल में सत्ता में होती है जिस पार्टी का जन्म जिस संगठन से हुआ है, जिसकी बात मैं जब यहाँ पधारी तब शाकिर जी कह रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की किसी भी व्यक्ति ने आजादी की लड़ाई में कोई शिरकत नहीं, उनका कोई भागीदारी नहीं थी, कोई योगदान नहीं। इस देश में जब तिरंगा चुना गया, वो तिरंगा इनको मंजूर नहीं था। इस देश की संविधान जब बन गई और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब उसको पेश किया, ये संविधान उनको मंजूर नहीं था, यहाँ जनतंत्र उनको मंजूर नहीं था, जमहूरियत उनको मंजूर नहीं थी। अब वो वही हम पर जबरदस्ती कर रहे हैं कि हर घर आप तिरंगा लगाइए, लेकिन अंदर से उनका प्लानिंग है कि उनको संविधान मंजूर नहीं है और वो संविधान बदलने के रास्ते में बढ़ रहे हैं और उनके लिए 5 साल अगर मिलते हैं तो और आगे चले। एक तो ये बात है कि संविधान उनको मंजूर नहीं है क्योंकि संविधान कहता है कि ये सेक्युलर राष्ट्र है, यहाँ पे सरकार का कोई मजहब नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। आम इंसान अपनी जिंदगी में जो भी मजहब चाहे उसको आप उसका पालन कर सकते हो, उसके पूरे तौर तरीके हैं, उनको आप साथ में लेके चल सकते हो। लेकिन सार्वजनिक जिंदगी में और सरकार के लिए कोई धर्म नहीं। लेकिन आप अभी सुन रहे हो, पिछले 9 साल से हिंदू राष्ट्र की आवाज बहुत तेजी से सुनाई दे रही है और आम जो लोग हैं, जिसमें से ज्यादातर हिंदू लोग हैं, उनके दिमाग में ये डाला गया है कि हिंदू राष्ट्र होना यही सही दिशा है। तो 1947 में मिली हुई आजादी, उसको भी बदलकर वो कह रहे हैं कि जब से मोदी आए तभी इस देश को आजादी मिली। ये कहाँ की बात है? और झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। और उसके साथ जिस तरह की नारेबाजी चलती है कि 15 लाख आएंगे आपके अकाउंट में, सब लोग एकदम खुश कि बात सबके अकाउंट में 15 लाख आएगा, 2022 तक सबको घर मिलेगी, सारे किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, 2 करोड़ रोजगार हम पैदा करेंगे। क्या हुआ? लोग भूलते कैसे हैं इन नारों को? ये जो नारेबाजी उनकी चलती है, आज एक घोषणा कल दूसरी, यानी जो एडवर्टाइजमेंट पर हमने अब तक देखा था कि ये सारे इश्तिहार जो चलते हैं उस पर कंपनियां चला करती है, वो करते हैं अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट। लेकिन ये पहली ऐसी सरकार है जो एडवर्टाइजमेंट पर ही चलती है, क्योंकि उनको सारा पैसा जो मिल रहा है वो बड़े कॉर्पोरेट से मिल रहा है। तो ये जो गठबंधन है कि ये कॉर्पोरेट पूंजीवाद और मनुस्मृति मानने वाले इस देश की एक छोटी सी आबादी है, लेकिन वो खुद को ऊंचा मानते हैं, ऊंची जाति वाले मानते हैं। तो ये मनुस्मृति मानने वाले और कॉर्पोरेट पूंजीवादी, इनका गठजोड़ जिस पार्टी में है वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आज सब कुछ प्राइवेटाइजेशन करके ये दे देना चाहते हैं। तो आर्थिक नीति की दिशा, सामाजिक नीति की दिशा, राजनीतिक दिशा, ये सारा इस देश को कई साल, कई युग पीछे ले जाने वाली नीति, और इसीलिए उसको खत्म करने की बहुत जरूरत है। और ये बात मैं तो ग्रामीण इलाके से ही आती हूँ, तो हम देहातों में, खेड़ों में, और मराठी में कहते हैं गांव कुस्सा बाहर, यानी गांव जो होता है उसके बाहर जो कम्युनिटीज है, वो दलित है, वो आदिवासी है, वो घुमंतु परिवार है, उनके बीच में भी जाकर ये कहना होगा, खुले आम कहना होगा, ये जागृति करनी होगी। और बिना डर के, ये डर का माहौल अब 3 दिसंबर को जो चुनाव परिणाम आएंगे उसको तो हम देखेंगे ही, लेकिन जरूर वो एक अलग लहर लाएंगे। लेकिन बीजेपी का इलेक्शन माइक्रो मैनेजमेंट को ध्यान में रखना होगा, बहुत माइक्रो मैनेजमेंट के साथ वो काम करना। तो वोटर्स को हटाना, पूरी वोटिंग लिस्ट पर भी उसमें मैनिपुलेशंस करना, ईवीएम का मैनिपुलेशन, जैसे शाकिर जी ने कहा कि वो एक हवा बना रहे ताकि लोग निराश होकर जाए नहीं वोटिंग करने, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना, ये हमारी जो कोशिश है उस कोशिश की दिशा का एक कदम भी है।
तो युवाओं में जो नए अब वोटर्स बनने वाले हैं उनके बीच में भी ये जाना चाहिए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आपका जो भी यानी इन्फ्लुएंस का क्षेत्र है, प्रभाव क्षेत्र है, आप उसमें अपनी बात चलाइए और इसमें बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं रखेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, हम सब लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि संविधान का पहला जो प्रियम्बल है वो प्रियम्बल के 2 शब्द हमेशा ध्यान में रखेंगे। वो प्रियम्बल में लिखा गया, क्या लिखा है? प्रियम्बल के पहले 2 शब्द है हम लोग, वी द पीपल। ये पूरी संविधान की जिम्मेदारी हमारे कंधे पर है, हम आम लोग। तो हम आम लोग, इस देश के नागरिक जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, उनको वो निभानी होगी अगर सरकार संवैधानिक रास्ते से भटक रही है। हमारे अंदर ये ताकत होनी चाहिए कि हम ये कहे, खुलेआम कहे कि आप गलत हो, वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, आप गलत हो, ये कहने की ताकत अपने बीच में होनी चाहिए। अब जब ये सरकार चुन कर आई, एकनाथ शिंदे और उनकी, उसी दौरान मुझे एक अवार्ड घोषित किया गया था, एबीपी माझा चैनल का एक अवार्ड, और उन्होंने कहा कि तभी वो बदलाव हुआ, सरकार शिवसेना तोड़ी गई, उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री चले गए, और उसी दौरान ये घोषित हुआ। 15 दिन बाद उन्होंने कहा कि ये अवार्ड हम आपको देना चाहते हैं। मैं पूछा किसके हाथों देंगे? उन्होंने कहा अभी नए मुख्यमंत्री जो आए हैं एकनाथ शिंदे और तब के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, उनके हाथों देंगे हम। हमने कहा तो माफ कीजिए, आप दूसरे कोई चुन लीजिए, मुझे इसके हाथों कोई अवार्ड लेना नहीं है। क्योंकि जो गैर संवैधानिक तरीके से सत्ता में आए हैं, जो पार्टियां तोड़ के आए हैं, जो अपने ही मतदाताओं के साथ गद्दारी करके आए हैं, उनका भी अपमान उन्होंने किया है, संविधान का अपमान किया है। ऐसे लोगों के हाथों अवार्ड लेना ये मैं मेरा सम्मान नहीं मानती, और मेरा कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं करता कि इनके हाथों में ये सम्मान। अब उसका बहुत बड़ा उन्होंने हल्ला गुल्ला मचाया, खुद को समझते क्या है, उन्होंने कुछ नहीं समझते। हम दिखाएंगे किसी भी तानाशाह को पीछे हटना ही होगा। तो हम ये जरूर देखेंगे कि ये तानाशाही कैसे मिटेगी, क्योंकि यहाँ पे जमहूरियत जिंदा है। इस देश की मिट्टी में और महाराष्ट्र की भूमि में जो बीज है, जो संत विचारों के बीज है, जो गंगा जमनी तहजीब है, क्राइस्ट विद डेस्टिनी जो नेहरू ने कहा था, उसकी जो दिशा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, उस संविधान की जो दिशा है, महात्मा गांधी ने जो सपना देखा जिसको वो राम राज्य कहते थे, लेकिन वो राम राज्य इनके राम के वाला नहीं था, वो राम राज्य सबके लिए एक समान अवसर देने वाला था। तो वो जो दिशा है, उस दिशा को हमको फिर से वापस यहाँ लाना है और उन्हीं विचारों को उजागर करना है, उन्हीं बीजों को फिर से बोना है इस भूमि में, और वो लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो अगली पीढ़ी के सामने हम सीना तान कर खड़े रह सकेंगे। नहीं तो अगली पीढ़ी हमको पूछने ही वाली है कि आपने क्या किया जब ये तानाशाही चल रही, तो हम बोल पाएंगे कि हम चुप नहीं थे, हम नहीं डरे थे, जितनी ताकत थी उस ताकत के साथ हम लड़ने को खड़े हुए, हम जगह जगह पर गए और अपनी ताकत आजमाई। और ये कहते हुए आज भारत जोड़ो अभियान और उसी के जैसे बहुत अलग अलग अभियान महाराष्ट्र में चल रहे हैं, उनके साथ जरूर जुड़िएगा। माइक्रो मैनेजमेंट से लेकर पोलिंग बूथ के मैनेजमेंट से लेकर ये पूरा माहौल करने वाली बात, इन सब में बहुत लोग जुड़े हैं और बहुत लोग काम कर रहे हैं। तो ये हमारा एक छोटी सी आबादी नहीं है जो आवाज उठाए, तो आप इसमें भरोसा रखिए और इस ताकत में अपना क्या हिस्सा होगा इस ताकत को बढ़ाने के लिए और इस देश को संवैधानिक दिशा में कायम रखने के लिए, इस पर जरूर सोचिएगा। आज यहाँ से सुना और वहां से छोड़ दिया वाली बात मत कीजिए। खतरनाक माहौल से हम गुजर रहे हैं और 5 साल उनको मिले तो बहुत बर्बादी करेंगे इस देश में, और इस बर्बादी को रोकना होगा तो हमको बहुत बुलंद तरीके से खड़े रहना होगा, पूरी ताकत के साथ, निडरता के साथ। और ये आप खड़े हो इसलिए मैं पनवेल से मेरा बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मैं तो 2-3 दिन पहले शहादा में नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में भी गई थी और घनघोर बारिश में एकदम सभा चल रही थी, उसी के बीच बारिश शुरू हुई, कोई नहीं उठे, वहां भीगते हुए बैठे, थोड़ा सा इधर उधर चले गए, लेकिन सभा सुनने के लिए जो 600-700 लोग आए थे वो वहीं बैठे रहे, नहीं गए। तो आप समझ सकते हैं कि माहौल किस तरह से बन रहा है पूरे महाराष्ट्र, और उसी को हम बढ़ाएंगे और बढ़ाकर हम जीतेंगे। मैं जरूर आऊंगी 2024 के नवंबर में फिर से यहाँ, और उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। विधानसभा में भी हम जीतेंगे और लोकसभा में भी करेंगे।
महाराष्ट्र में हमको टारगेट है कि कम से कम बीजेपी के 10 सीट कम है और हमने 26 सीट कॉन्स्टिट्यूंसी पर फोकस किया है, लेकिन उसमें से 10 में हम उनको गिराएंगे। पूरे भारत देश का प्लानिंग चल रहा है कि कितने को हमको गिराना होगा और बीजेपी की कितने सीट। तो इमोशनल मामला नहीं है, ये बिल्कुल अध्ययन के साथ, रिसर्च के साथ, राजनीतिक सोच समझ के साथ बढ़ने वाली बात है। अब बिल्कुल जुड़िए उसमें और हमारी ताकत को लड़ाएंगे, लड़ाएंगे। हमारे दरमियान हमारे जो है भारत जोड़ो आंदोलन के गेस्ट सीताराम शिलार सर भी आ चुके हैं। मैं रियाज भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उनको फेलिसिटेट करें और हमारी लास्ट स्पीच से पहले मैं सीताराम सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ शब्द जो है रखें। एक है कि हमें क्यों इस सरकार को बदलना है, उस बारे में एक समझदारी को आपके सामने आ गई। अब ये है कि कभी कभी ऐसे लगता है हम तो इतने बड़े राजनीतिक है नहीं, तो हम करेंगे क्या? तो वो करेंगे क्या वाला सवाल जो है उसको कुछ जवाब देने की कोशिश मैं मेरे अनुभव के सामने कर रहा हूं। एक चीज है कि पहले तो हम अपने आप को मान लें कि हम इस देश को किस दिशा में लेके जाना है वो तय करने वाले इस देश के नागरिक हैं, सिटीजन हैं। ये सबसे पहली बात, क्योंकि ये देश जो है उसकी पूरी मलकियत जो है वो जैसे अभी आपके सामने ताई ने कहा है कि हम लोगों की, और हम लोग जो है वो उसके मालिक हैं और साझा मालिक हैं, प्राइवेट मालिक नहीं है, पर सब मिलके हम यहाँ के जल, जंगल, जमीन, हवा, खनिज सभी के मालिक हैं। और इसलिए हम चुनते हैं सरकार या हम चुनते हैं हमारा नुमाइंदा प्रतिनिधि जो जाके हमारी तरफ से वहां पर इस बारे में निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है, उसके बारे में तय करता है। और वो तय करने वाले जो लोग हैं उनको चुनने वाले हम लोग। तो हमने करने वाली काम जो है वो बहुत आसान है, क्योंकि आप ही है जो सरकार बना है, तो आप ही है जिनको अभी तय करना होगा कि कौन सी सरकार बनानी। तो एक चीज जो हम बहुत दिनों से चर्चा में ला रहे हैं, एक तो खास करके जहां जहां पर मैं मतलब हमारी मुंबई में मैं ज्यादा काम करता हूँ, तो मुंबई का मैं अनुभव बता दूं तो हमने क्या तय कर लिया कि हमने क्या सोचा कि कौन लोग हैं जो ये पूरे इस तरीके का एक देश चाहते हैं जहां सब लोग एक दूसरे के साथ इज्जत देकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। ऐसा चाहने वाले कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, उनका सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है, वो कौन लोग? तब ये समझ में जो बात हुई है, हमारे सामने अनुभव में जो रखा है कि मैं खुद पानी समिति का काम करता हूँ मुंबई में, तो मेरा अनुभव ऐसा है 10-12 साल का कि पानी महानगर पालिका म्युनिसिपैलिटी जो वहां की है बीएमसी, वो ऐसे ही बस्तियों को नहीं देती जिन बस्तियों में ज्यादातर जिनका नाम होता है गरीब नगर या फिर भीमनगर, सिद्धार्थ नगर, अंबोजवाड़ी, और अगर आपको मालूम होगा तो शिवाजी नगर है, एक नाम शिवाजी नगर है, पर ज्यादा आबादी किसकी है? मतलब ज्यादा क्या, तकरीबन 100% मुसलमान है। तो ये मुसलमानों के पास को नकारते हैं वो जो बौद्ध समाज है, जो दलित समाज है, जो आदिवासी समाज है, आरे के जंगलों में जो आदिवासी रहते हैं उनको पानी के कनेक्शन नहीं है,
बोरीवली के नेशनल पार्क में आदिवासियों को पानी देकर इलेक्शन नहीं है। मतलब ये जो सोच है, इनकी ये सोच है कि इंसान पानी जीवन है, उसको ही नकारना किसी के लिए ये सोच ही इंसानी सोच नहीं। तो कर क्या सकते हैं? तो कर सकते हैं ये कि एक जो है कि ये सभी लोगों को जिनको ऐसा परेशान किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, उनको इकट्ठा लाया। उनकी एक बहुत बड़ी ताकत, ये ताकत को मानना पड़ेगा। ये ताकत में भी जो है ये बहुत ही बिखराव भी होता है बहुत बार। For the last speech of the program, मैं डॉक्टर अजमुद्दीन सर से रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली कंटिन्यू द प्रोग्राम स्पीच एट द आज अभी तो ज़्यादा वक्त हो गया, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि मेरा बेहतर के अंदर आज हम पार्टी के नाम से जो पिछले, वैसे तो हम पार्टी 2017 में बना था, लेकिन पिछले 1 साल से 1.5 साल से हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश कर रहे हैं और एक बड़ा ऑफिस खोलकर यहाँ पर अपने काम शुरू किया है। 3 महीने से हम पार्टी की तरफ से मीरा रोड, काशी मीरा, हैंडर, उत्तर 4 जगह पर मुस्तकिल सुबह शाम तक स्टाफ बैठा हुआ है, लैपटॉप लेके, कंप्यूटर लेके, और वोटर आईडी काम चल रहा है। 4 सेंटर में आती है आप। इसके अलावा हम लोग पूरा प्लान हमारा ये है कि हम लोग आज के इस प्रोग्राम के बाद से 1-2 दिन के बाद से हर बिल्डिंग हमारे कैंप लगना शुरू हो जाएगी। असल चीज़ ये है कि इस वक्त पूरे महाराष्ट्र की फिगर देखिए, जो शहनाज जी हमारे पास है, उनका बटन लाइन, ये लोग बड़े तीर्थीन हो गए और ये आज हमारे इलाके में हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इनको देखकर, इनके कामों को देखकर हमको हौसला मिलता है कि जब इतनी बड़ी कुर्बानी देने लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि चेंज लाने के लिए हमारे समाज में एक हम और आप जैसे लोग दीवाने नहीं है, हमसे बड़े दीवाने मौजूद हैं जो अपना सब कुछ लगाकर, अपना वक्त, अपना पैसा, अपनी सलाहियत, भूख प्यास सब भूल कर इतने बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। और एक बात समझिए कि जैसे अभी आपने हमने एक मिसाल है कि 75 साल हो गया, अभी वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया, ये इस तरह की बहुत सी बातें मिलेंगी। बहुत से नौजवान जिन्होंने आज तक वोट नहीं दिया और वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया। मुझे ये लगता है कि आज के समय में अगर कोई सबसे बड़ा सोशल वर्क हो सकता है, आज के समय में सबसे बड़ा धार्मिक काम हो सकता है, आज के समय में सबसे ज्यादा अगर कोई पॉलिटिकल या सूझबूझ के साथ कोई काम करने वाला काम हो सकता है, या कोई शिक्षित आदमी को समाज के लिए काम करना चाहता है, तो वो एक ही काम है कि लोग वोटर आईडी कार्ड बनाए, लोगों के वोटर आईडी कार्ड बनवाए। जैसा उनके मैडम ने कहा, सही कहा, मेरा मेरी वाइफ का दोनों का वोटर आईडी कार्ड, मैंने पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन वोट दिया, इस पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने कहा मैं भी चेक कर लूँ ऐसे, और देखा तो मेरा नाम है, और मैंने दोबारा अपना कार्ड बनाया। इकबाल भाई, इनका मिसेज का नाम है। यानी इस हद तक हम लोग बड़े बेफिक्र होकर बैठे कि पिछले इलेक्शन में वोट था, जेब में वोटर कार्ड लेके घूम रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि ये वोटर कार्ड हमारे इलेक्शन के दिन काम आएगा नहीं आएगा। तो बनाए कर ये बात भी आप हर आदमी को बोलिए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हर आदमी अपने रिश्तेदार को फोन करे, अपने दोस्त को फोन कीजिए, अपने पहचान वालों से बात कीजिए, अपने बिल्डिंग वालों से बात कीजिए। अगर मस्जिद के इमाम है तो इमाम मस्जिद में तकरीर करे इस बात के लिए, हर एक नमाजी को बात करना चाहिए कि अपना वोटर आईडी कार्ड चेक करो, अगर आपका नाम सही है तो होगा तो ठीक है, नहीं है तो उसको फिर दोबारा लो। और जिन लोगों के नाम नहीं बने हैं, उस काम को लेकर हमको एक मस्जिद में, लेकिन बिल्डिंग में, लेकिन घर घर ही काम करना पड़ेगा। जैसा अभी आपने शरा जी ने कहा, मैं उनके बड़े से पूछा था, आपने बताया कि 9 दिसंबर की लास्ट डेट रखी है, अभी जो चल रहा है मुहिम, इसमें 9 दिसंबर तक ही नहीं बन रहे वोटर आईडी कार्ड, इसके बाद ये रोकेंगे। हो सकता है जाने तक, वही मैं मैडम से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप जरा बात कीजिए कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप से कि वो इलेक्शन कमीशन को बात करके दबाव बनाए और उनको बाकायदा कहा जाए कि इसको आप चालू रखो। तो ये अभी तो 9 दिसंबर तक चल रहा है काम, इसके बाद में वोटर आईडी कार्ड रुक जाएगा, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इसके बारे में। तो हमें इस काम को लेकर बहुत तेजी के साथ काम करना पड़ेगा।